बादल, क्वेश्चन बनाए हो अलग से कि केवल जितना बताया उतना ही किए, अलग से प्रैक्टिस किए? नहीं सर, अलग से तो क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। तो मैंने बोला था ना, अलग से क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होंगे। मैं तो केवल समझा सकता हूँ ना, प्रैक्टिस आपको करना है, जितना ज़्यादा सर। प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होंगे। कोई भी क्वेश्चन बनाया अलग से? रोहन, तुमने बनाया अलग से क्वेश्चन? बोलेंगे नहीं सब। चलिए, तो आज का अब क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो देखिए, हमने यहाँ पे जो समझ चुके हैं वो समझ चुके हैं। इफ़ के सारे फार्मूले हमने कवर कर लिया है, ठीक है? आज जो हमें सीखना है वो सीखना है कि सैलरी शीट का कैलकुलेशन, ठीक है ना? तो अब सैलरी शीट के कैलकुलेशन में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर। यहाँ एम्प्लॉय के नाम दिए गए हैं और उनका यहाँ पे डिजिग्नेशन दिया गया है, ठीक है? अब कोई यहाँ मैनेजर है, सुपरवाइजर है, क्लर्क है, वर्कर है, कोई प्यून है। तो ऐसे आपके ढेर सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं और उनका अलग अलग डेजिग्नेशन हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक कॉलम जोड़ा गया है, यहाँ पे स्टेटस। अब स्टेटस क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारे डेजिग्नेशन के लोग हो सकते हैं। अब सभी डेजिग्नेशन पे अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको क्राइटेरिया में बांट दिया गया है, यानी कि जो सबसे हायर प्रायोरिटी वाले डेजिग्नेशन के होंगे उनको हमने स्किल पर्सन में डाल दिया है। जो उससे कम वाले होंगे लोअर में, उसको हमने सेमी स्किल में डाल दिया है, और सबसे जो लोवेस्ट होंगे उनको हमने अनस्किल में डाल दिया है। ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि इसको हमने अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से पोस्ट वाइज अलग अलग स्टेटस के अंदर डाल दिया है। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा गया है क्या? फिक्स बेसिक। अब फिक्स बेसिक का मतलब क्या होता है कि फिक्स बेसिक पे ही सारा सैलरी का कैलकुलेशन होता है। अब देखो, फिक्स सैलरी जो डिजाइन होता है वो किसी भी कंपनी में सीटीसी डिजाइन होता है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी का मतलब, अगर किसी एम्प्लॉय की हायरिंग होती है किसी कंपनी में, तो उस एम्प्लॉय को रखने में कितना कॉस्ट लगने वाला है और कितना खर्चा लगने वाला है, इस सबको निकाल के एक सीटीसी डिजाइन किया जाता है कि हम इसको इतना पे करेंगे तो हमको ये अर्न करके कितना देगा। उस हिसाब से हम बेसिक सैलरी यहाँ पे फिक्स होता है। और सीटीसी के लिए एक कोर टीम होता है कंपनियों में जो डिसाइड करता है कि इस पोस्ट के लिए हम इतना सैलरी पे कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे फिक्स बेसिक डिसाइड हो गया है। जैसे राहुल काले हैं, इनका फिक्स बेसिक है 30,000, अजय शर्मा है 25,000, विनोद मिश्रा का 18,000। ऐसे सारे एम्प्लॉयों का यहाँ पे फिक्स बेसिक फिक्स हो चुका है। अब यहाँ दिया गया पेड एज। पेड एज का मतलब होता है कि ये कितना दिन प्रेजेंट रहे उस मंथ में, ठीक है? कि जितना दिन आप प्रेजेंट रहेंगे उतना ही दिन का पैसा मिलेगा। तो जैसे राहुल काले उस महीने में 30 दिन में 30 दिन आए हुए हैं। अजय शर्मा 25 दिन आए हैं, ये 28 दिन, ये 26 दिन, ये 30 दिन। तो ये प्रेजेंट डे है, ठीक है? यहाँ पे एक और कॉलम आपको दिख रहा होगा ओवर टाइम का। ओवर टाइम क्या है? अब कई कंपनियों में क्या होता है कि हम लेबरों को या वर्करों को ओवर टाइम दिया जाता है। तो ये जो दिया गया है ये ओवर टाइम है। जैसे राहुल काले की ओवर टाइम कितने घंटे काम किए हैं? तो 0 घंटे। इसका 10 घंटे है, 20 घंटे, 30 घंटे और 50 घंटे। जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है डेज में, और जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है हावर्स में, यानी कि घंटे में। बात समझ में आ रही है ना? ये आपका डेज में है और ये आपका घंटे में है। अब ये सारा जो यहाँ तक डेटा है ये गिवन डेटा है, मतलब यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा। मतलब एम्प्लॉय के नाम तो रहेंगे ही रहेंगे, किस पद पे है वो डेजिग्नेशन रहेगा। स्टेटस हम अपने हिसाब से बना लिए कि जो सबसे अपर लेवल पे है उसको स्किल में रख लिए, उससे नीचे वाले को सेमी स्किल में रखा हुआ है, और सबसे जो लोएस्ट वाले पोजीशन पे है उसको हमने अनस्किल में रख लिया है, ठीक है? फिक्स बेसिक ए सीटीसी के थ्रू डिजाइन होता है, और ये फिक्स बेसिक हो गया कि भाई मैनेजर को इतना मिलेगा, सुपरवाइजर को इतना मिलेगा। तो ये भी गिवन क्वेश्चन में ही रहेगा। पेड एज क्या? पेड एज का मतलब हो गया अटेंडेंस, कितना दिन उस महीने में वो प्रेजेंट है। ओवर टाइम का मतलब हो गया कितने घंटे वो एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ से हमको कैलकुलेशन करना है, तो मैं भी यहाँ से इसको हटा लेता हूँ।
ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो कैलकुलेशन होता है वो होता है करंट मंथ बेसिक। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, सीएम बेसिक। सीएम बेसिक का मतलब करंट मंथ बेसिक कितना हुआ, ठीक है। तो अब करंट मंथ बेसिक कैसे निकलेगा, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप सब लोग सपोज करें कि आपकी जो सैलरी है वो एक मंथ की 15,000 रुपये है। कितनी है? 15,000 रुपये है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि एक दिन में कितना कमाते हो। 15,000 सैलरी कब है? एक महीने की। तो एक दिन की सैलरी कितनी होगी? कौन बताएगा? कौन बताएगा जी? अगर एक महीने की सैलरी 15,000 है तो एक दिन की सैलरी कितनी होगी आपकी? बोलो भैया। सागर। 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा। तो कैसे निकाला? 500 कैसे आया? सर एक महीने की सैलरी में 30 से भाग हाँ, देंगे जैसे तो कि दिन 15,000 गया। एक महीने की सैलरी है तो एक महीने में 30 दिन है। तो हमने यहाँ सिंपली क्या किया कि हम एक महीने की सैलरी से भागा कर देंगे 30 से, यानी कि एक मंथ में 30 दिन होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एक दिन की सैलरी निकल गई है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ। अगर मान लो कि एक दिन में 9 घंटे वर्किंग आवर्स में, मतलब एक दिन में आप 9 घंटे काम करते हो, तो एक घंटे में कितना सैलरी होगा? अब कौन बताएगा? एक घंटे में सैलरी कितना होगा? सर उसमें फिर से 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1 घंटे का पूरा पूरा सैलरी। फार्मूला बताइए, पूरा फार्मूला। मतलब अगर 15,000 एक महीने की सैलरी है और एक दिन में आप 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है ना? एक दिन में कितने घंटे? 9 घंटे काम करते हैं, तो एक घंटे की सैलरी कितनी होगी? पूरा फार्मूला बताइए। सबसे पहले आप एक दिन का निकालेंगे, जैसे आपने यहाँ पे निकाला 500 रुपये, है कि नहीं? और तब इसमें 9 का भाग देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर एक घंटे का निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? यह सैलरी जो एक आपका पूरा महीने का है, इससे भाग देंगे कितने से? 30 से। तो 30 से भाग दे रहे हैं तो क्या निकल रहा है? एक दिन का। अब इसमें भी भाग दे देंगे आप किसका? 9 से। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? एक घंटे की सैलरी निकल जाएगी 55 रुपये 55 पैसे। तो इतनी बात किसको किसको समझ में आ गई? जल्दी यस यस करिए। जिसको समझ में नहीं है वो नो करे भाई, या हैंड को आप उठा सकते हैं। जिसको जिसको समझ में आ गया है मैं यहाँ पे देख लूँगा। हरेंद्र पाल जी को समझ में आ गया है, रोहन पाल को मतलब। चलिए, बादल जी को समझ में आ गया, जल्दी जल्दी करिए। सागर को भी समझ में आ गया है। ठीक है, तो सबको समझ में भी आ गया है कि मैंने क्या समझाया, ठीक है। अब इसी चीज़ का यूज हम यहाँ पे करेंगे। हमको क्या निकालना है? करेंट मंथ बेसिक का निकालना है। तो अगर फिक्स बेसिक यहाँ पे 30,000 है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 रुपये है और एक दिन का हमने निकाला 500। कितना निकाला था? 500 रुपये। और उस महीने में आपने काम किया, मान लीजिए 27 दिन। कितना दिन काम किया? 27 दिन। तो आप बताओ क्या 15,000 सैलरी मिलेगी या कुछ अलग मिलेगी? क्या मिलेगा? 15,000 तो नहीं मिलेगा ना। हमको कितने दिन का मिलेगा भैया? 27 दिन का। तो यानी हम एक दिन का निकाल चुके हैं, तो 27 टोटल दिन। क्या करेंगे? 27 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 500 का, तो हमको यहाँ पे सैलरी निकल जाएगा कि हम 27 दिन में कितना पैसा हमने अर्न किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं चीज़ों का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। करंट मंथ बेसिक मतलब इस महीने में कितना सैलरी बना है, तो इसको हम निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 30,000 फिक्स बेसिक है, तो हमको एक दिन का पैसा पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ब्रेकेट लगा रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं यह सेल। अब एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे? भागा 30। तो एक दिन का निकल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे जितना दिन ये आया हुआ है।
तो कितना दिन आया है 30 दिन, तो हम 30 का यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब देखो यहाँ ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा, तो यानी कि ये क्या होगा, इसमें ऐड होगा तो हम करेंगे प्लस। अब ओवर टाइम किस में दिया गया है, घंटे में, तो घंटे में निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो हम करेंगे यह भागा 30, एक दिन का निकला, और एक दिन में 9 घंटे का काम हो रहे हैं तो भागा 9 कर देंगे। तो यहाँ पे जो निकला वो क्या निकला, 1 घंटे का मूल्य निकल गया। क्लियर है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे कि जितने घंटे वो आया हुआ है, तो ओवर टाइम का आवर्स क्या है यहाँ पे है, तो इस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा और सिंपल जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया है। अब डेसिमल प्लेसेस को मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, डिक्रीज डेसिमल, और यहाँ से आप इसको ड्रैग कर देंगे सबका। देखिए यहाँ पे करंट मंथ बेसिक आ गया। ये सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि फिर से समझाना पड़ेगा। अरे सबको समझ में आ गई, बोलो जल्दी से, या फिर से समझाऊं। जब भी मैं पूछूं तो कमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। समझ में आया वो भी बता दीजिए, नहीं समझ में आया वो भी बताइए, जिसको समझ में नहीं है पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करेंट मंथ बेसिक निकाल लिया। अब अगला जो हमें निकालना है वो निकालना है एचआरए। अब एचआरए का मतलब क्या होता है, अब देखो कई कंपनियां क्या करती हैं कि जब आप वहाँ कंपनी में काम करने जाओगे तो रहने के लिए भी खर्चा देती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउवेंस, मतलब रहने के लिए भत्ता। ठीक है। तो अब रहने के लिए भत्ता जो देगा, खर्चा देगा, वो किसी रूल के हिसाब से देगा। तो यहाँ पे जो रूल बनाया गया है एचआरए का, वो बताया गया है यदि स्किल पर्सन हो तो 50% देना है, सेमी स्किल को 40% देना है, और अनस्किल को 30% देना है। तो कौन बताएगा कौन सा फार्मूला लगने वाला है, कमेंट करिए। इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है। एचआरए देना है यदि स्किल पर्सन होगा तो 50, सेमी स्किल 40 और अनस्किल को 30% देना है। बोलो जी कौन बताएगा कौन सा फार्मूला लगने वाला है इसमें, कैसे निकालेंगे एचआरए। अगर कल आपने प्रैक्टिस ठीक से किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए बादल जी। नेस्टेड इफ लगेगा। नेक्स्ट डिप्लिक है, गुड, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया एक है, मतलब ये देखना है स्टेटस हमको, और रिजल्ट क्या है, अनेकों है, कभी 50 है, कभी 40 है, कभी 30 है। तो सिंपल हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो लगा रहे हैं नेस्टेड इफ। तो कैसे लिखते हैं, सिंपल इफ का ब्रैकेट ओपन, और क्या कह रहे हैं, यदि स्किल पर्सन, तो स्किल कहाँ मिलेगा, यदि यह सेल बराबर हो स्किल के, ठीक है, तो कॉमा ट्रू वैल्यू कितना देना है, 50%, किसका, तो बेसिक का। हमेशा आपका कैलकुलेशन जो होगा वो करेंट मंथ बेसिक पे मत निकालिएगा, आपको हमेशा निकालना है फिक्स बेसिक पे। क्लियर। तो इसका कितना परसेंट देना है भैया, 50%। क्लियर। तो देखो इफ लॉजिकल कंडीशन ट्रू वैल्यू, और फॉल्स के जगह पे क्या लिखते हैं, इफ। क्लियर। फिर दूसरा कंडीशन दिया है सेमी स्किल, तो मैं कह रहा हूं यह सेल बराबर हो सेमी स्किल के, सेमी स्किल के, तो इसका किसका, इसी का कितना परसेंट, 40%। तो इफ हो गया, लॉजिकल कंडीशन हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया, और फॉल्स की जगह पे आप इफ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इफ नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि आपके पास 3 आंसर हैं तो 2 इफ से काम चल जाएगा। तो हमने देखिए ऑलरेडी 2 इफ लिख लिया। अब तीसरे को अब पता है कि इसके अलावा जो भी होगा उसको हमको 30% ही देना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका कितना परसेंट, 30%। क्लियर है। इंटर करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट आ गया, और सिंपली आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना है। ठीक है। तो ये आपका एचआरए का रूल हो गया। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। ये एचआरए का रूल हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीए का रूल। टीए, टीए का रूल क्या है, यदि स्किल पर्सन है उसको देना है 10%, सेमी स्किल को देना है 8%, और अनस्किल को देना है 6%।
तो ये भी सेम ही फार्मूला है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगा, केवल यहाँ परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो टीए का मतलब क्या होता है? एचआरए का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। टीए का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंस, मतलब आने जाने के लिए भी कंपनियां खर्चा देती हैं, उसी को हम बोलते हैं टीए। तो टीए का रूल क्या है कि अगर सेमी स्किल पर्सन होगा तो 10% देना है, सेमी स्किल को 8 और अनस्किल को 6। तो यहाँ भी क्राइटेरिया देखो एक ही है और रिजल्ट अनेक हैं, तो लगने वाला है नेस्टेड। तो सिंपल यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, इक्वल टू लिखूंगा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर यह सेल बराबर है स्किल के, तो क्या मिलेगा डिस्काउंट भैया? 10%। तो इसका 10%, क्लियर। फिर इफ ब्रैकेट ओपन, फिर यह सेल बराबर है सेमी स्किल के, सेमी स्किल के, तो इसका कितना परसेंट देना भाई? 8%। फिर लास्ट क्या है? लास्ट है तो आप लास्ट आप पता है कि इसके अलावा क्या होगा, जो भी होगा उसको 6% ही देना है। तो हम कॉमा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका कितना? 6%, क्लियर। करूँगा एस करूँगा, देखिए यहाँ पे टी ए भी आ गया, ठीक है। देखिए मैं रूल नीचे इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको नीचे ये सारे रूल आपको दिख जाएंगे। अगला जो दिया गया वो दिया गया डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। अब कंपनियां महंगाई भत्ता भी देती है, और महंगाई भत्ता का जो रूल है वो रूल है कि 1 महीने की सैलरी का आधा, 1 मंथ, 1 मंथ सैलरी का आधा पूरे साल का, मतलब 1 ईयर का, 1 साल का, 1 ईयर का डियरनेस कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये रूल हो गया कि 1 महीने की सैलरी का आधा 1 साल का डियरनेस कहलाता है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हमें यहाँ मंथली, तो यहाँ हमें क्या निकालना है? मंथली निकालना है, ईयरली नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे? 1 महीने की सैलरी का आधा पूरे साल का डियरनेस कहलाता है, तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? कौन बताएगा? बोलो जी। जैसे मैं पूछूं, 1 साल में 12,000 रुपये कमाते हो तो 1 महीने में कितना कमाओगे? कमेंट करो कितना कमाओगे, सब करो भैया। 1,000 कमाओगे, 2,000 कमाओगे, 4,000 कमाओगे कि 12,000 कमाओगे? अगर 1 साल में 12,000 अर्न करते हो तो 1 महीने में कितना कमाओगे? बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो। 1,000, ठीक है। यानी क्या किया आपने? सिंपल कि 12,000 में 1 साल में 12 मंथ होते हैं तो 12 से भाग दे दिया। तो अगर मंथ में आपको निकालना है, अगर 1 साल में जितना है और मंथ में कैलकुलेट करना है, तो 1 साल में कितने ईयर मंथ होते हैं? 12 महीने। तो 12 से भाग दे देना है। तो सिंपली यहीं पे ये रूल लगाएंगे हम। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू 1 महीने की सैलरी का, 1 महीने की सैलरी का आधा, ये क्या कहलाएगा? पूरे साल का। अब मंथ में इसको हमको यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या कर देंगे? भागा 12। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा डियरनेस पर मंथली का, यहाँ पे पर महीने का हमने यहाँ पे डियरनेस निकाल दिया, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस को हम यहाँ होम टैब में यहाँ पे जाएंगे। देखिए डेसिमल प्लेस को कम करना तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे दिया गया डिक्रीज डेसिमल, यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सिंपली मैं यहाँ पे डिक्रीज कर देता हूँ और इसको भी हम डिक्रीज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? डीए निकाल लिया, डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। अगला दिया गया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है कि इस महीने में कितनी सैलरी बनी, मिली नहीं, बनी कितनी। लोग बोलते हैं क्या कि हमारी सैलरी इतनी बनती है और काट पीट के इतना मिलता है। तो ये वही है कि यहाँ पे बना कितना। तो बना कितना, तो क्या क्या पैसा मिलेगा? तो करेंट मंथ बेसिक का पैसा मिलेगा, प्लस कर देंगे। एचआरए का पैसा भी मिलेगा, मतलब रहने के लिए भी पैसा मिलेगा, प्लस डीए मिलेगा, ट्रेवल अलाउंस भी पैसा मिलेगा, और महंगाई भत्ता भी मिलेगा, डीए भी मिलेगा। तो इन सबको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए टोटल यहाँ पे आ गया, इतनी इसकी ग्रॉस सैलरी सबकी बनी हुई है, ठीक है। अब इसी में आगे जो दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे पीएफ।
अब पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड का भी अलग अलग रूल है, लेकिन मैं एक रूल आपको बता रहा हूँ कि प्रोविडेंट फंड का रूल क्या है कि यदि आपकी सैलरी 15,000 से, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अ, बड़ी है या बराबर है 15,000 से, तो आपको मिलता है यहाँ पे 1,800 रुपये, ठीक है। और यदि इससे कम होगा, 15,000 से कम होगा, तो होता है 12%, ठीक है। ये रूल है। तो इस रूल के हिसाब से हम यहाँ पे पीएफ निकालेंगे, क्लियर। तो पीएफ हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। तो सिंपल देखिए, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन बताएगा। यदि सैलरी 15,000 से ज़्यादा या बराबर होगी तो 1,800 देना है, नहीं तो फिर 12% देना है। कौन सा फार्मूला लगेगा, इफ लगेगा, एंड लगेगा, और या नेस्टेड। बोलो भैया सागर। सागर, कौन सा फार्मूला लगेगा, नहीं पता। चलिए, यहाँ पे देखिए लगेगा इफ का फार्मूला। क्यों लगेगा कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि क्राइटेरिया एक है। क्राइटेरिया क्या है, एक है। मतलब क्या निकालना है, बेसिक सैलरी पे हमको ये चेक करना है, और रिजल्ट हमारे पास सीमित है। जैसे हमने किया था ना, कंप्यूटर है तो पास हो या तो फेल हो, देखो उसी आधार पे है। तो सिंपल यहाँ पे क्या लगने वाला है, इफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इफ लगाता हूँ, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, इफ का पहला कंडीशन मैं कह रहा हूँ, यदि यह फिक्स बेसिक बड़ा हो या बराबर हो 15,000 से, तो कितना मिलना चाहिए। इफ लॉजिकल कंडीशन ट्रू वैल्यू, मतलब अगर एक कंडीशन सही हो जाता है 15,000 से ज़्यादा या बराबर, तो कितना मिलना चाहिए, 1,800। अब 1,800 क्या है, टेक्स्ट है कि नंबर है, तो यह नंबर है। तो नंबर को हमेशा हम ऐसे लिख सकते हैं, बिना डबल कामा के अंदर। अगर यही टेक्स्ट होता तो किसके अंदर लिखते, डबल कामा के अंदर। तो इफ लॉजिकल कंडीशन ट्रू वैल्यू, यदि यह सही हुआ तो इतना, नहीं तो फॉल्स अगर हो जाएगा तो क्या होगा, 12%। किसका, इसी का 12%। और जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे पीएफ भी यहाँ पे निकल गया, और मैं सिंपल इसको ड्रैग करूँगा, सबका पीएफ आ गया। अब अगला जो निकालना है वो निकालना है पीटी। यहाँ देखिए मैं पीएफ लिख देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको ये रूल दिखेगा, ठीक है। अगला जो दिया गया वो दिया गया पीटी। अब पीटी क्या होता है, पीटी का मतलब होता है प्रोफेशनल टैक्स। अब हर राज्य सरकार क्या करती है, एम्प्लॉय से टैक्स लेती है। अब इसका रूल क्या है, यदि कोई 10,000 से ज़्यादा कमाता है, 10,000 से ज़्यादा कमाता है, मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ, 10,000 से ज़्यादा कमाता है तो उसको प्रति महीने 200 रुपया कट होता है, ठीक है, मतलब कटेगा। और यदि 7,500 रुपये से ज़्यादा कमाता है तो उसको देना पड़ता है 175 रुपये, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस रूल से हमें यहाँ फॉलो कराना है। तो सिंपली कैसे लगाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, पीटी का मतलब होता है प्रोफेशनल टैक्स। जो भी प्रोफेशनल टैक्स करता है वो इस हिसाब से करता है, और इसमें जो वर्कर होते हैं, प्यून होते हैं, उनका नहीं कटता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उसका जीरो रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन बताएगा, कोई भी बता सकता है, अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसी को नहीं बता भैया। देखो यहाँ पे जो लगेगा वो नेस्टेड लगेगा। क्या, क्यों, कि देखिए क्राइटेरिया तो एक बना लेकिन रिजल्ट अनेक है, 200, 175, ठीक है। और यहाँ पे और भी हो सकता है, जीरो भी है। जैसे अनस्किल को हमको जीरो करना है, अनस्किल को क्या करना है भैया, जीरो करना है। मतलब प्यून और वर्कर जो है इनका नहीं कटना चाहिए। हाँ कोई बोल रहा है, बोलो बोलो जी, रोहन बोल रहा था क्या, बोलो। लेफ्ट हो गया, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो लगेगा वो क्या लगेगा, नेस्टेड लगाता हूँ। तो सिंपल पहला कंडीशन क्या है, पीएफ पीटी का, पीटी का मतलब प्रोफेशनल टेस्ट कौन लेता है, तो आपका राज्य सरकार लेता है। रूल मैंने बता दिया, यदि सैलरी 10,000 से ज़्यादा होगी तो 200 कटता है, 7,500 से ज़्यादा है तो 175 रुपये कटते हैं। तो सिंपल हम लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू इफ
ब्रैकेट ओपन, यह, क्योंकि सारा कैलकुलेशन आपका फिक्स बेसिक पे ही होने वाला है, यह बड़ा है या बराबर, बराबर नहीं करना, अब केवल बड़ा करना है, यह बड़ा है किससे, 10,000 से, तो कितना कटेगा भैया, 200। तो इफ लॉजिकल कंडीशन ट्रू वैल्यू और फॉल्स की जगह पे क्या लिखना होता है, इफ लिखा। फिर अगला क्या है, 7500 वाला है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यदि यह बड़ा है कितने से, 7500 से, तो क्या हो जाए भाई, क्या हो जाए, यहाँ पे 175 हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम पैसा होगा, 7500 से कम कोई अर्निंग कर रहा है, तो उसको कितना कटना चाहिए, जीरो, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जीरो। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा यहाँ पे, तो आप देखोगे सबका यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स कट के आ जाएगा, सबका आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखिए कि जो वर्कर है, भले इनकी सैलरी कितनी भी हो, लेकिन इनका प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटता, यानी कि इनका जीरो यहाँ पे आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैनेजर है, इनकी सैलरी 7500 से कम है, तब तो जीरो हो जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन वर्कर पे उनका कितना भी सैलरी हो, उनका जीरो ही आना चाहिए। तो एक कंडीशन और है कि अगर अनस्किल्ड पर्सन है, तो उसको क्या आना चाहिए, पीटी जीरो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में एक और इफ इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ ब्रैकेट ओपन, और मैं क्या करूंगा, यदि यह सेल बराबर हो अनस्किल के, अनस्किल के, अनस्किल के, तो क्या आना चाहिए भैया, जीरो आना चाहिए। फिर कॉमा लगा, देखो इफ लॉजिकल कंडीशन ट्रू वैल्यू फॉल्स की जगह फिर से देखो इफ आ गया। अब सिंपल मैं इंटर करूंगा और अब इसको ड्रैग कर दूंगा यहाँ से, तो आप देखेंगे जो वर्कर हैं और प्यून है, इनका क्या आ गया, जीरो। तो आपको पीटी भी समझ में आ गया, प्रोफेशनल टैक्स भी समझ में आ गया। अब बारी आती है नेट सैलरी के। नेट सैलरी का मतलब इन हैंड कितना उसको मिला इस महीने में। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी यह है, और इसमें से क्या क्या कटा हुआ है, तो पीएफ का पैसा कट जाएगा, माइनस पीटी का पैसा कट जाएगा, और जैसे हम इंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नेट सैलरी भी आ गया है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे सैलरी का कैलकुलेशन किसको किसको समझ में आ गया, सैलरी शीट का कैलकुलेशन किसको किसको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। सारा रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लेना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एचआरए का रूल लिख दिया है, यहाँ पे टीए का रूल हो गया है, यहाँ पे डीए का रूल है भैया। डीए का रूल क्या है, कई लोग भूल जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। डीए का रूल क्या है, एक महीने की सैलरी का आधा पूरे साल का डियरनेस कहलाता है, और मंथली निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, 12 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पीएफ का रूल मैंने क्या बताया, यदि सैलरी 15,000 से ज़्यादा है या बराबर है तो कितना मिलेगा, 1800। अगर इससे कम है तो मिलेगा 12%, ठीक है। वैसे मैंने पीटी का रूल क्या बताया, यदि बेसिक सैलरी क्या है, 10,000 से ज़्यादा होगा तो आपका कटेगा 200 रुपये, 7500 से ज़्यादा होगा तो 175, इससे कम होगा तो जीरो। और यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देता हूँ कि अनस्किल अगर होगा, अनस्किल होगा, उसका भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है कि ये लेस देन होना चाहिए 7500 से, ठीक है। तो आप ऐसे लेस देन कर लो भैया, ये लेस देन होना चाहिए 7500 से, तो भी जीरो होना चाहिए। तो मैंने ये सारा रूल यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। बादल समझ में आया, अच्छा समझ में आ गया। तो ठीक है, आज छोटा सा ही क्लास रखते हैं, कल हम अटेंडेंस सीट के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सर एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि पूछो। सर इफ और इफ एंड और नेस्टेड का एक एक सर तीनों का एक एक एग्जांपल देते हैं। हम्म। तो इफ का क्या, इफ का कंडीशन तो यहाँ पे तुमको दिखा ही। इफ का कंडीशन क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया इफ, क्या लगाया, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो भाई, कि यहाँ पे मैंने इफ कहाँ लगाया,
पीएफ में लगाया था। पीएफ में लगाया था कि नहीं लगाया? पीएफ में क्या था कि देखो इफ का सिंपल क्या है कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि इफ का पीएफ का दिया कि यदि सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगी या 15,000 के बराबर होगा तो 1800 देना है, नहीं तो 12%। तो सिंपल देखो एक क्राइटेरिया हुआ और रिजल्ट क्या हो गया, सीमित हो गया, या तो 18 नहीं तो 12। जैसे हमने कंप्यूटर पे चेक किया था, कंप्यूटर में 40 से ऊपर पाएगा तो या तो पास होगा नहीं तो फेल होगा। तो यहाँ इफ लग गया। आर वाला कंडीशन क्या है? आर वाला कंडीशन का एग्जाम्पल तो आज यहाँ पे नहीं है, कल हमने जो देखा था यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें देखा था आर वाला। अब और में यहाँ पे इस पे हम डिस्काउंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल देता हूँ और का, अगर और समझ में नहीं आया है। मैं कहूँ कि यदि कस्टमर का टाइप, क्या बोल रहा हूँ मैं, कस्टमर का टाइप, कस्टमर का टाइप जो हो वो होल सेलर हो, होल सेलर ही लेते हैं पहला वाला ही, होल सेलर हो, तो उसको हमको देना है 20% का डिस्काउंट। होल सेलर तो 20%, या और करते हैं यहीं पे हम, या कोई कोई क्या खरीदे भैया, हम कह रहे हैं क्वांटिटी ले लेते हैं। अगर क्वांटिटी खरीदता है, क्वांटिटी बड़ी हो, 40 से ज़्यादा खरीदता हो, 40 से ज़्यादा या 40 के बराबर खरीदता हो, उसको भी हमको देना है भैया 20% का डिस्काउंट। तो देखो आर का एग्जाम्पल हो गया, मतलब होल सेलर हो तब भी उसको डिस्काउंट देना है, या फिर क्वांटिटी 40 से ज़्यादा खरीदे तभी डिस्काउंट देना। तो ये तो कल हमने किया ही था, ये समझ में आया? जी सर, फार्मूला में उनका तो ये फार्मूला समझ लगा में के आ गया। बताऊं कि फार्मूला लगा लोगे? फार्मूला लगा लोगे कि फार्मूला लगा के दिखाऊं? सर एक बार बता दीजिए। ठीक, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ डिस्काउंट निकालना, तो यहाँ पे डिस्काउंट निकालते हैं। कंडीशन हमारी क्या है, तो मुझे और मतलब या तो यह हो या तो यह हो, दोनों को दे देना है, कोई एक कंडीशन नहीं। तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वल टू इफ, फिर इफ, फिर और का ब्रैकेट ओपन। पहला कंडीशन है होल सेलर, तो मैं क्या कहूँगा, यह सेल बराबर है होल सेलर के, तो होल सेलर लिखेंगे। यदि यह सेल बराबर हो होल सेलर के, यह सेल बराबर हो होल सेलर के, या अब क्या क्या दिया है, क्वांटिटी, या क्वांटिटी क्या हो, बड़ी हो या बराबर हो किससे, 40 से। अब तो कंडीशन खत्म हो गया ना, अब चाहो तो और भी बना सकते हो, तो और का क्लोज कर देंगे कॉमा। अगर ऐसा हुआ तो हमको क्या करना है भैया, डिस्काउंट देना है 20%। किसका डिस्काउंट होगा, तो इसका 20% कर देंगे, नहीं तो फिर क्या आ जाए भैया, जीरो आ जाए, लिख देंगे इंटर। देखो यहाँ पे लग गया, यहाँ पे ड्रैग कर लो, देखो अब यहाँ पे सबका क्यों आया। मैंने कल इस बात तो ही थी, कल वाला क्लास तुमने देखा नहीं। होलसेलर है तो इसलिए दे दिया, रिटेलर है तो इसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन एक कंडीशन देखो यहाँ मिल रहा है, क्वांटिटी 100 से ज़्यादा, इसलिए मिल गया इसको भी। कंज्यूमर है, नहीं मिलना चाहिए, लेकिन देखो क्वांटिटी 60 से ज़्यादा, इसलिए मिल गया। होलसेलर है तो इसको तो ऐसे ही मिल जाएगा, भले कितना भी हो, तो मिल गया। और रिटेलर है देखो 40 के बराबर है तो भी मिल गया। अगर मैं मान लो ये कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर ये 60 लिया, मान लो इसको मैं कर देता हूँ 30, देखो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो देखो क्या आ गया यहाँ पे, जीरो। अभी समझ में आया? जी सर। और कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी को और भी कंफ्यूजन है भाई? पूछ लो, पीछे का भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि आज जो है वो इफ खत्म हो चुका है, एंड खत्म हो चुका है, और खत्म हो चुका है, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो अब इफ एंड और नहीं चलने वाला है, अब हमारा दूसरा चलेगा, ठीक है। तो आज अगर कन्फ्यूजन है इफ में, एंड में, और में, नेस्टेड में, तो पूछ लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड वीडियो मैंने डाल ही दिया है, उसको एक बार और देखो, प्रैक्टिस करो, दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास रहने दे यहीं तक।